तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का जो मॉडल पेपर जारी हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव 300 सवाल देखेंगे और डिटेल में आपको समझाएंगे कि क्या इसका सटीक उत्तर होगा। ठीक है, पहला सवाल पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया जो है वो ऊष्मा शोषी कहलाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन है कोयले का जलना, फिर सेकेंड है वनस्पतिक पदार्थों और खाद्य से अपघटन, और तीसरा है श्वसन की प्रक्रिया, और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। देखिए, पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है। तो वैसा अभिक्रिया इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसको ऊष्मा शोषी बोलते हैं। और वैसी अभिक्रिया इसमें ऊष्मा का ये होता है। ठीक है, यानी कि उत्पन्न होगा ऊष्मा, तो उसको बोलेंगे ऊष्मा क्षेपी। जैसे श्वसन, तो श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊर्जा निकलता है, ऊष्मा भी निकलता है। लेकिन वैसा अभिक्रिया इसमें ऊष्मा का ह्रास हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी। तो दिया गया ऑप्शन के आधार पर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट, जो कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, इसी में आपका ऊष्मा का अवशोषण होता है। अगला सवाल है सेकंड नंबर की, नमी वाले दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार किया करने के दौरान, यानी HCl, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त कार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। गार्ड ट्यूब में किए गए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन है उत्सर्जित गैस को अवशोषित करना, सेकंड ऑप्शन है गैस को नम करना, तीसरा ऑप्शन है गैस से नमी को अवशोषित करना, और चौथा उत्सर्जित गैस से क्लोरीन आयन की अवशोषित करना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा कि गैस से नमी को अवशोषित करना। गैस से जो है इसमें नमी को अवशोषित किया गया है। जितना गैस दिया गया उतना उसमें जो ये बोल सकते हैं आप, नमी जो थी यानी ह्यूमिडिटी थी, उसको अवशोषित किया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता। समजातीय श्रेणी में क्या नहीं देखा जाता, तो समजातीय श्रेणी वो होता है इसमें दो लगातार यौगिक के बीच CH2 का अंतर होता है, ये तो आपको पता ही होगा। और समजातीय श्रेणी में क्या नहीं देखा जाता है, तो ऑप्शन है रासायनिक गुण में परिवर्तन, फिर है CH2 और 14U आणविक द्रव्यमान में अंतर, और आगे भौतिक गुणों में क्रमिकता, और आगे समान कार्यात्मक समूह। तो देखिए, क्रियाशील मूलक यानी कार्यात्मक समूह तो पूछा ही जाता है, इसका रासायनिक गुण जो है वही नहीं दिखाता। ठीक है, रासायनिक गुण से कोई इसमें प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया वो होता है इसमें दो आयनों अभिकारक और उत्पाद के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, आयनों के बीच आदान प्रदान होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि यही इसी में पता चल रहा है कि आयन का आदान प्रदान हुआ है। अब देख लीजिए Na2SO4 है, और यहाँ पर जाके जो BaCl2 प्लस BaCl2 है, यहाँ जो जुड़ गया BaSO4 जुड़ गया है, और इधर 2NaCl जुड़ गया यहाँ पे, तो इसमें दोनों आयनों का आदान प्रदान हुआ है, इसलिए 4 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला पांचवा क्वेश्चन है कि जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, जल को जो तोड़ा जाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अनुपात में, जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मोल गैसों का अनुपात क्या है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पूछा है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन का जो होता है वो 2 होता है, हाइड्रोजन का, देखिए हाइड्रोजन का जो यहाँ पर होता है वो होता है 2, और ऑक्सीजन का होता है 1 मोल। ठीक है, हाइड्रोजन का होता है 2 और ऑक्सीजन का होता है 1 मोल। अगर पूछता ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात, अगर पूछ देता आपको कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात, तो फिर 1:2 होता है, लेकिन यहाँ पूछा हाइड्रोजन का, तो पहले हाइड्रोजन 2 होगा और फिर उसके बाद 1 होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, एक जलीय घोल लाल लिटमस को नीला करता है। देखिए, लाल को नीला कर रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, क्षारक होगा। ठीक है, इन निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलने पर यह परिवर्तन उलट जाएगा, परिवर्तन उलट जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl अगर डाल देंगे तो ये पूरी क्या होगा। देखिए, अब देख लीजिए यहाँ पे बेकिंग पाउडर, ये भी आपका क्षारीय है, चूना भी क्षार है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड घोल भी क्षार है। लेकिन यहाँ पूछा कि उलट जाएगा कब, तो जब उसमें अम्ल डालेंगे, और अम्ल डालेंगे इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, इसलिए 6 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दूसरा घटक क्या है। तो दूसरा घटक यहाँ पर क्या होगा, टार्टरिक एसिड। ठीक है, टार्टरिक एसिड होगा। बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा घटक क्या होगा यहाँ पर, टार्टरिक एसिड हो जाएगा। अगला सवाल है, धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो धातु का जो तार होता है, धातु को खींचकर पतले तार में जो बदला जाता है, उस गुण को कहते हैं दोस्तों तन्यता। ठीक है, तन्यता कहते हैं, यानी कि डक्टिटी कहते हैं, डक्टिटी कहते हैं। और तन्यता में आप देख लीजिए, सोना सबसे तन्य धातु है, जिसको 1 ग्राम सोना अगर लेंगे तो उससे हम लोग 2 किलोमीटर के आसपास का लंबा तार बना सकते हैं। और आघात वर्धनीयता क्या है, तो जो पतला तार के रूप में, पतले चादर के रूप में इसको पीट कर हम लोग
पीट सकते हैं और पीट कर बदल सकते हैं, उसको आघातवर्धनीयता कहते हैं। और ध्वनीयता किसको कहते हैं? जो पीटने पर धातु में जो आवाज़ उत्पन्न होता है उसको ध्वनिता कहते हैं। और चालकता किसको कहते हैं? तो जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको चालकता कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है? आयनिक यौगिक नहीं है। देखिए, आयनिक यौगिक का गलनांक जो होता है वो उच्च होता है, तो इसमें पूछा है आयनिक यौगिक कौन नहीं है, तो आप देख लीजिए KCl, ACl, CCl4 और NaCl। तो यहाँ पर आप जो कह सकते हैं ऑप्शन जो आपका होगा वो KCl दिया है, HCl दिया है, CCl4 दिया है, CCl4 दिया और NaCl दिया है। ठीक है, तो आपका जो होगा ना HCl और CCl4, HCl और CCl4 जो होगा यहाँ HCl और CCl4, यही आपका क्या होगा? तो यौगिक आयनिक यौगिक नहीं है, यानी कि 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। कितने से यौगिक में OH कार्यात्मक समूह है? किसमें कार्यात्मक समूह है? तो 10 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ब्यूटेनॉल होगा, यानी कि हेक्सेनॉल, यानी कि आप जो कह सकते हैं एल्कोहल है ना, एल्कोहल, तो हॉल जो आएगा वो किसमें आएगा? तो ब्यूटेनॉल में आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। CH3, CH2 और CHO, तो आप एक सेकंड आप देख सकते हैं, CHO तो दिया हुआ है क्रियाशील मूलक, लेकिन जब भी क्रियाशील मूलक देता है तो इसको हम लोग जब गणना करते हैं तो C को शामिल करना पड़ता है। ठीक है, C को शामिल करना पड़ता है, इसलिए आपका C जो है शामिल हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 गो हो गया। और CHO भी लगा हुआ है यहाँ से, तो CHO के लिए क्या होता है? नल होता है, इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा? प्रोपेन नल हो जाएगा। 11 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 12वां सवाल है कि आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? ठीक, आहार नली में अंतिम रूप में पाचन कहाँ पर होता है? तो अंतिम रूप में छोटी आंत में होता है, जहाँ पर विली होता है, और विली जो होता है वही भोजन का पूरा पाचन कराने में मदद कराता है। आगे सवाल है कि श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है? श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो फेफड़ों में होता है, और फेफड़ों के एल्वियोलाई में होता है। ठीक है, एल्वियोलाई में होता है फेफड़ों का, यानी ब्रोंकियोल्स बोल सकते हैं आप। आगे सवाल है 14वां नंबर के मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो मनुष्य का मुख्य सोचने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है। श्रवण, दूसरा ऑप्शन है श्रवण, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित है। और तीसरा ऑप्शन लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी अनिच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। और चौथा है सेरिबेलम, शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित नहीं करता है। देखिए, सेरिबेलम बोला नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है। तो इस आधार पर हम लोग देख लिए ऑप्शन। अब 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा C नंबर। ठीक है, C नंबर, यानी कि C नंबर में क्या है? तो C नंबर जो आपका है वो बोला 2 और 3, यानी कि दूसरा ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन में दिया है कि श्रवण, ग्रंथ, स्मृति आदि दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क द्वारा स्थित होता है। और दूसरा दिया था 3 नंबर वाला, तो 3 नंबर में दिया है कि उल्टी, लार, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क के द्वारा ही होता है, इसलिए आपका दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, C जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेमेल जोड़ी का चयन करें। बेमेल जोड़ी, ठीक है, बेमेल यानी जो नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो जो नहीं मिल रहा है कौन है? टेस्टोस्टेरोन। देखिए, ब्रिसन हार्मोन निकालता है, ब्रिसन जो है टेस्टोस्टेरोन को निकालता है, अंडाशय जो एस्ट्रोजन को निकालता है, और थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन को निकालता है। तो बेमेल जोड़ी क्या होगा? एड्रेनलिन, पिट्यूटरी ग्रंथि इसको नहीं निकालता है। आगे है इसको अधिवृक्क निकालता है, अधिवृक्क ग्रंथि इसको निकालता है, पिट्यूटरी ग्रंथि नहीं निकालता है। आगे 16वां, एक फूल में नर और मादा युग्मक, एक फूल में नर और मादा युग्मक उत्पन्न करने वाला भाग क्या है? नर और मादा युग्मक उत्पन्न करने वाला भाग क्या है? तो वो है परागकोश और अंडाशय। परागकोश और अंडाशय। 16 का C नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है अमीबा, स्पाइरोगारा और ईस्ट में प्रजनन की एक सामान्य विशेषता क्या है? तो 17 का जो है वो होगा वह अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है, यानी कि लोग एक कोशिकीय जीव, और एक कोशिकीय जीव जो है अलैंगिक जनन करता है। ठीक है, अच्छा 17 में और कुछ दिया ऑप्शन। 17 में दिया है कि ये अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, और दिया ये सभी कोशिकीय, ये केवल लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, और ये सभी बहुकोशिकीय नहीं। तो ये क्या होगा? तो हो जाएगा वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। 17 का यही बिल्कुल सही होगा। आगे 18वां दिया है कि नीचे दी गई उस लक्षण का चयन करें जो अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता, यानी कि जो अनुवांशिक नहीं होता, जिसको हम लोग उपार्जित लक्षण में चयन कर सकते हैं। ठीक है, यानी अर्जित कर सकते हैं अपने, इसमें विरासत में हमको नहीं मिलता है। तो 18 का क्या हो जाएगा? शरीर का आकार। देखिए, आँख का रंग हमको अनुवांशिक गुण के आधार पर मिल सकता है, त्वचा का रंग भी मिल जाएगा, बालों की प्रकृति में मिलेगा, लेकिन शरीर का आकार हमको कैसे मिलेगा? ये विरासत में नहीं मिलेगा, इसको हम लोग अर्जित कर सकते हैं। अगला 19वां सवाल है प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो इसको दिया था चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक उत्तल लेंस में 4 डायप्टर शक्ति होती है, इसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। फिर एक उत्तल लेंस में -4 डायप्टर शक्ति होती है, इसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। और तीसरा ऑप्शन है एक अवतल लेंस में 4 डायप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.2 मीटर होती है।
और एक अवतल लेंस में -4 डायोप्टर शक्ति होती है। इसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। तो सही आंसर अगर आपका बोला जाए तो 20 का ए नंबर होगा उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस का क्षमता धनात्मक होता है, ठीक है। और यहाँ देखिए +4 डायोप्टर दिया भी हुआ है और फोकस दूरी इसका 0.25 है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 21वां सवाल है कि निम्नलिखित में से किसमें अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यंत छोटा और बिंदु का आकार का बनेगा? बिंदु का आकार का बनेगा तो वो होगा उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल, सब में बन जाता है, ठीक है, सब में एक बार बनता है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। 22वां बोला है कि एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट ढंग से नहीं देख सकता, इस दोष को निम्न क्षमता व लेंस से उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। देखिए 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखा वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, तो उसको जो हुआ है वो 22 का क्या हो जाएगा, बी, यानी कि -5, ठीक है, -5 डायोप्टर हो जाएगा। अगला है कि प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाएं इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल होती है? इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल होती है तो प्रकाश का वहाँ पर अपवर्तन भी होता है, विक्षेपण भी होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, यानी कि सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला 24वां है कि 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधक का उपयोग करके कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध बना सकता है? तो 1/5 प्रतिरोध का उपयोग करके कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध बना सकते हैं? तो न्यूनतम जो होगा प्रतिरोध को अगर अधिकतम करना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, ठीक है, और प्रतिरोध को अगर कम करना है तो समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। तो इसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ देंगे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके समांतर क्रम में जोड़ देंगे 5 बार, तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। और जो फाइनली आंसर होगा 24 का वो आ जाएगा आपका बी नंबर 1/25। तो 25वां नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों, यहाँ पे 25वां नंबर पूछा है प्रतिरोधकता नहीं बदलती। प्रतिरोधकता यानी कि प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, ठीक है, और जो चालक पर्याप्त प्रतिरोध लगाता है उसको प्रतिरोधकता कहते हैं। और 25वां का क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता नहीं बदलती यदि पदार्थ बदल जाए, तापमान बदल जाए, प्रतिरोधक का आकार बदल जाए या पदार्थ और तापमान दोनों बदल जाए। तो 25 का सी होगा, प्रतिरोध का आकार अगर बदल जाता है तो उससे प्रतिरोधकता पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है गलत चुनना है आपको। तो पहला कि फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा जानने का एक सरल नियम है, गलत बताना है। फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा को जानने का सरल नियम, ये सही है। दूसरा है कि दायां हाथ का अंगूठा नियम धारा को ले जाने वाले चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। और तीसरा है कि प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती धाराओं के बीच अंतर यह है कि प्रत्यक्ष धारा हमेशा एक दिशा में बहती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा समय समय पर अपनी दिशा बदलती है। प्रत्यक्ष धारा का मतलब यहाँ पर दृष्टि धारा है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है भारत में एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा हर 1/50 सेकंड के बाद दिशा बदलती है। तो गलत यहाँ पर चुनना है, तो गलत क्या हो जाएगा, भारत में एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा हर 1/50 सेकंड के बाद अपनी दिशा बदलती है। तो 26 का डी ऑप्शन क्या होगा, गलत जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू उपकरणों को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से यानी कि अतिभारण और लघु पतन से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा युक्ति क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा युक्ति जो है वो फ्यूज है, फ्यूज का उपयोग करना है। 28वां सवाल है जल विद्युत संयंत्र में देखिए, ये तो आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछा गया है, ये क्वेश्चन था भी नहीं यहाँ पे, ठीक है, ऊर्जा वाले स्रोत चैप्टर तो हटा दिया गया है, इसलिए जय बोर्ड तो थोड़ा पागल है ही। तो 28वां का क्या होगा, संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है, या संग्रहित जल की गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, या जल से विद्युत निकाली जाती है, या विद्युत उत्पन्न करने के लिए भाप को परिवर्तित किया जाता है। तो 28 का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को पहले विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है जल विद्युत संयंत्र में। अगला सवाल है कि वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिक से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, क्या बोला है कि अकार्बनिक यौगिक को से कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण करता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो कहते हैं उसको उत्पादक कहते हैं, जैसे हरा पेड़ पौधा। 30वां क्वेश्चन पूछा गया चिपको आंदोलन द्वारा किया गया महत्वपूर्ण संदेश क्या है? तो चिपको आंदोलन जो था वो बताया गया था वन संरक्षण प्रयास में समुदाय को शामिल करना, ठीक है, वन संरक्षण प्रयास में समुदाय को शामिल करना। तो इस प्रकार से हम लोग पूरा 30 ऑब्जेक्टिव देख लिए, और थोड़ा देख सकते हैं दोस्तों कि साइंस में थोड़ा हार्ड सवाल दिया है, और सवाल हार्ड नहीं दिया बल्कि आउट ऑफ सिलेबस दिया है, ठीक है। तो इस आधार पे आप लोग बढ़िया से तैयारी कर लिए, हो सकता है कि 1-2 चैप्टर जो हटाया गया उसको भी आपको तैयारी करना पड़ेगा इस बार, देख के तो यही लग रहा है मॉडल पेपर को, क्योंकि प्री बोर्ड में भी कुछ सवाल ऐसे आया था, प्लस वीकली टेस्ट में भी आ रहा था कुछ सवाल, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लिए 30 ऑब्जेक्टिव, और अगला वीडियो हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।